और उन्हें उसकी चिंता खाई जा रही थी। छोटे चाचा को शायद बड़े चाचा ने दादी के आने का उद्देश्य बता दिया था। शाम होने को आई थी। वो और शिवा एक साथ खेल रहे थे और दादी बेटी शाम के लिए तरकारी काट रही थी। चाची आई और दादी को चाय देकर बोली, माँ आपसे हम दोनों कुछ कहना चाहते हैं। चाचा भी आ चुके थे। चाचा बोले, माँ आप हमारी बात का बुरा न मानते हुए हमें समझने का प्रयास करिएगा। दादा ने हमें सब बता दिया है। उसका मन खेल से हटकर उनकी बातों की तरफ लग गया था। माँ हमारी माली हालत को तो समझती ही हैं आप, और ऐसे में बड़ी मुश्किल से शिवाय का पालन हो पाता है, और मैं और आशा तुम पर बोझ नहीं बनेंगे बेटा, तुम परेशान मत हो। ये बात मैं नाराज होकर नहीं कह रही हूँ, बल्कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति को देखकर ही कह रही हूँ। दादी ने बीच में ही उनकी बात काट कर कहा था। पर मुझे तो आशा की जिम्मेदारी उठानी ही है। आखिर मेरे अलावा इसका है ही कौन। हम कल ही चले जाएंगे। रात हो चुकी थी। सब खाना खाकर सो चुके थे, वो और दादी भी। अचानक दादी के पाँव पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। दादी ने आंखें खोलकर देखा। चाचा उनके पैरों में सिर रख कर रो रहे थे। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? चाचा बोले, माँ मैं मजबूर हूँ, वरना ऐसे नहीं करता। अरे मैं समझती हूँ, रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जा। चाचा चले गए। दादी अब हमें यहाँ से भी जाना पड़ेगा। सब कंधे हैं, कोई हमें क्यों नहीं रखना चाहता है। दादी अब हम कहाँ रहेंगे? इतना कहकर वो रोने लगी थी तो दादी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा था, मैं हूँ ना, तू क्यों रोती है, हम कहीं और चलेंगे। दादी ये मनहूस क्या होता है? उसके इस सवाल को सुन दादी उसे बाहों में भर रो दी थी और कहा था, कुछ नहीं मेरी बच्ची, चल सो जा। अगले दिन दादी उसे लेकर किराए का कमरा लेकर वहाँ रहने लगी थी। उन्होंने उसका एडमिशन भी करा दिया था। कहाँ से तब उसे नहीं पता था, पर वो देखती थी कि कैसे दादी उसकी आवश्यकताएं व इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद की आवश्यकताओं में कटौती करती थी। समय जैसे पंख लगाकर आगे बढ़ रहा था। वह 8वीं कक्षा में आ गई थी। एक रात जब वह बरामदे में ही पढ़ रही थी तो दादी से कोई मिलने आई थी। दादी ने उन्हें कमरे में बैठाकर बातें की थी। उनकी बातों से पता चला कि वो उसकी माँ थी। दादी ने उनसे पूछा था, तुम यहाँ क्यों आई हो रेवती, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं? माँ ये सब छोड़ो, आपके बिना घर काटने को दौड़ता है। आशा के साथ घर चलिए ना, मैं आपके बेटे को कैसे भी करके समझाने का यत्न करूंगी। कौन सा और किसके घर रेवती? जिस घर में मेरी नन्ही सी ना समझ आशा को ये कहा गया था कि वो मनहूस है, घर में रहने नहीं दिया गया था, उस घर चलूं? सीढ़ियों से तुम फिसल गई थी, तुम्हें चोट आई थी, जिसकी वजह से तुम दोबारा माँ नहीं बन सकती हो, तो इसमें आशा का क्या दोष है? मैं यहाँ किराए का कमरा ली हूँ। अपनी पेंशन से जो बुढ़ापे के लिए बचाती थी, उससे आशा को कैसे पढ़ा रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती। उस दिन पहली बार माँ पापा से छुपकर हमसे मिलने आई थी। दादी के साथ जाने से मना कर देने पर वो एक बार उसे देखने की प्रार्थना करके अंदर बरामदे में आई थी, पर उससे क्या कहती, बस माथा चूमकर चली गई। उस दिन उसे समझ आ गया था कि पापा उसे मनहूस क्यों कहते थे। एक अनचाहे बोझ के तले जैसे दबकर उसका दम घुट रहा था, जिसे वो हर हाल में उतारना चाहती थी। आशा बिटिया, मेरी एक बात गांठ बांध ले, दिन रात मेहनत कर, पढ़ाई कर, तुझे कुछ बनकर दिखाना है और मेरा बुढ़ापा सफल करना है, रात में दादी ने उससे कहा था। और उसी समय उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उसे कुछ बनकर दिखाना है। सामने पड़ोस वाली आंटी अपनी बेटी को दूसरे शहर हॉस्टल में डाल रही थी। उनके कहने पर दादी ने उसे भी उसी हॉस्टल में डाल दिया था। वहाँ की करता धरता शालिनी मैम बहुत ही अच्छी थी। दादी ने उन्हें सारी बात बताकर उसका विशेष ख्याल रख देने की बात करी थी। मैम ने सारी बात जानकर उन्हें उसके प्रति पूर्णतः निश्चित हो जाने को कहा था। दादी उसे छोड़कर जा रही थी। बहुत रोना आने पर भी वो खुद को ये सोचकर संभाले हुए थी कि आंसू देखकर दादी कमजोर पड़ जाएंगी। जिस कमरे में उसे रहने को मिला था उसमें निकिता, रुचिका, रेनू व शालिनी 4 और लड़कियां थी। सब उससे घुलने मिलने की कोशिश करती थी, पर वो किसी से घुलना मिलना, ज्यादा बात न कर अपने लक्ष्य पूर्ति में जान से जुटी रहती। वक्त बहुत तेजी से भागता चला जा रहा था। वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रही थी। दादी भी अब बीमार रहने लगी थी। आशा कौन है? उससे कोई मिलने आया था। आया की बात सुनकर वो गई तो देखा था कि दादी आई थी। शायद बीमार रहने की वजह से इतने सालों में वो पहली बार आई थी। फोन पर बात होती रहती थी। दादी कैसी हो आप? इस उम्र में आप क्यों दौड़ कर आई? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मन नहीं लग रहा था तो आ गई, दादी बोली थी। अच्छा, पिछली बार कहा था ना कि आइएगा तो पापा की तस्वीर ले आइएगा, बस एक बार देखना चाहती हूँ, उनका चेहरा मुझे याद नहीं इसीलिए। हाँ ये ले। दादी से बहुत देर बातें करके चली गई थी। कुछ साल और बीत चले थे और वो दिन आया जब दादी की सारी मेहनत रंग लाई थी। वो डॉक्टर बन गई थी। उसकी नियुक्ति दूसरे जिले में हो गई थी। आखिरी बार तब दादी व उनके साथ उसकी माँ उससे मिलने आई थी, पापा से छुपकर। आशा मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर
सकी। मेरी बच्ची, मैं तेरे बचपन में भी तेरे साथ नहीं रह सकी और ना ही कभी तुझे कुछ दे सकी। उतना के माँ फूट फूट कर रो पड़ी थी। आप अभी भी चाहे तो मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। हो सके तो मेरी एक बात मानकर पहली और आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, उसने कहा था। क्या? बताओ बेटी। धीरे धीरे उसका नाम शहर की सबसे अच्छी डॉक्टरों में होने लगा था। वो बहुत अनुभवी होने के कारण अन्य शहरों में भी अपना नाम कमाने लगी थी। उसका हाथ बहुत यशी था। कोई हर जगह दिखाकर निराश हो जाता, उसका इलाज कर स्वस्थ हो जाता था। दादी उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। उनका लक्ष्य भी पूरा हो गया था, जो देखने के लिए वो शायद बीमार होने के बावजूद जीवन से जंग लड़ रही थी और उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर ही फिर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। उसकी जन्मस्थली वाले शहर में बहुत भयंकर बीमारी फैली थी। वहाँ के डॉक्टर स्थिति नियंत्रण करने में नाकाम हो रहे थे। हालात को काबू करने के लिए उसको बुलाया गया था। वो और उसके निर्देशन में उसके जूनियर डॉक्टर प्रशांत व डॉक्टर सलील की टीम उस शहर गई थी। डॉक्टर आशा व उसके साथी डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की थी। डॉक्टर आशा ने दिन रात एक कर अपने साथी डॉक्टर्स की सहायता से स्थिति नियंत्रित कर ली थी। उसी की वजह से हजारों मरीज मौत के मुंह से बाहर आ गए थे, जिसमें से एक उसके पापा भी थे। उनको उसने खुद हैंडल किया था। कुछ बीमारी की हालत और कुछ ये कि उन्होंने उसे कभी ध्यान से देखा भी न था। वह ये न जान पाए थे कि उनको सही करने वाली उनकी खुद की संतान है। उसने खुद भी उन्हें सही करते खुद को उनकी बेटी नहीं डॉक्टर ही माना था। जब पिता ने ही उसे न अपनाया था तो वो किस अधिकार से उसे पिता मानती? डॉक्टर आशा, नर्स बता रही थी कि आपसे कोई मिलने आया है, आप गई नहीं, क्या कोई दिक्कत है? डॉक्टर सलील की आवाज ने उसे अतीत से पीछे पुनः वर्तमान में ले खड़ा कर दिया था। हाँ, बस जा रही थी, कहते हुए डॉक्टर आशा ना चाहते हुए भी बाहर आ गई थी। जी कहिए, क्या काम है आपको? डॉक्टर आशा बोली। कैसी हो बेटी? दयाकांत सहाय बोले। बेटी? किसकी? वो कौन सी बेटी मिस्टर सहाय? मैं डॉक्टर आशा हूँ। आप शायद गलत पते पर आ गए हैं। यहाँ आपकी कोई बेटी नहीं रहती। डॉक्टर आशा बोली। मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें पिता का प्यार व अधिकार कभी दिया ही नहीं, तो तुम्हें बेटी बुलाने का अधिकार मैं नहीं रखता हूँ। पर मुझे अपनी की हुई भूल नहीं अपराध का एहसास हो चुका है। मुझे ये भी पता है कि जब तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई थी तब तुम्ही ने उन्हें सेरोगेसी के बारे में बताकर वह राजी कर लेने को कहा था। उसके पहले तो कोई सेरोगेसी के बारे में जानता तक न था। उसी की वजह से आज मेरे जुड़वा एक बेटा और एक बेटी है। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि मुझे नव जीवन दान देने वाली और कोई नहीं मेरी बेटी है। मेरा परिवार तब पूरा होगा जब तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तो मनहूस हूँ, आशा ने कहा। नहीं, मुझे एहसास हो गया है कि बेटी मनहूस नहीं होती है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी माफी लायक नहीं हूँ, पर फिर भी तुम्हें लेने आया हूँ, मिस्टर सहाय बोले। माफ करिएगा, पर मेरा यही घर है और यही लोग मेरा परिवार हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और आपको ऐसे ही मुझसे और स्टोरी सुननी है तो कमेंट में बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।